हेलो, हाय, नमस्कार दोस्तों। मैं हूँ अंशु झा और आप मेरे साथ सुन रहे हैं मेरी ही लिखी हुई कहानियाँ। और आज मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ अनकही चाहत भाग 24। निधि, जिया और ऋषु तीनों स्कूल के लिए चली जाते हैं। चक्रवर्ती मैंसन। सारांश, उठो बेटा, देखो लेट हो रहा है। क्या हुआ माँ, थोड़ी देर सुनी दीजिए ना। बेटा 8 बज गए हैं, 9 बजे तुम्हें ऑफिस जाना होगा ना, इसलिए जल्दी से उठकर तैयार हो जाओ, नहीं तो मिस्टर सिंह का कॉल आता ही होगा। धीरज का नाम सुनकर सारांश उठकर बैठ जाता है। मम्मी, मैं तो आपको एक बात बताना ही भूल गया। क्या? धीरज पूजा दी का देवर है। क्या? धीरज, वो मिस्टर सिंह वाला धीरज? हाँ मम्मी, कल पूजा दी मुझे पार्टी में मिली थी। कैसी है वो, और उसकी बेटी कैसी है? मम्मी, वो दोनों बिल्कुल ठीक है और उनकी बेटी बहुत प्यारी है। तुमने उससे आने के लिए नहीं कहा क्या? मम्मी, आपको लगता है मैंने नहीं कहा होगा आने के लिए? मैंने उनको कहा है आने के लिए। उनके 1 हफ्ते बाद की फ़्लाइट है, तो 2-4 दिन में वो आपसे मिलने आएंगी। ठीक है, अच्छा किया तूने बुला लिया। ठीक है, मैं जा रहा हूँ रेडी होने के लिए। सारांश उठकर बाथरूम में चला जाता है। इधर धीरज अपने ऑफिस पहुँचता है और जयराज को अपने कैबिन में बुलाता है। जयराज कैबिन का डोर नॉक करता है। कमिंग। जयराज अंदर आ जाता है। जयराज, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ, बोलो ना। तभी उसका असिस्टेंट रवि दौड़ता हुआ कैबिन के अंदर आता है। क्या हुआ रवि, कुछ इम्पोर्टेंट है क्या? हाँ सर, वो जो बेंगलुरु में हमारा होटल बन रहा था ना, उस ज़मीन को वहाँ की गवर्नमेंट ने इलीगल बता दिया है। हमारा होटल बनकर तैयार हो गया था, अब उसका बस रेनोवेशन ही बाकी था और पुलिस वाले नोटिस लेकर आ गए हैं थे। सर, उनका बोलना था कल इस होटल को गिरवा देंगे और वो 2 दिन का नोटिस देकर चले गए हैं। अब क्या करें सर? ठीक है, तुम जाओ, मैं देखता हूँ। तुम्हें कुछ सोच कर बताता हूँ। क्या करेंगे धीरज? मैं अभी बेंगलुरु का फ़्लाइट बुक करता हूँ और वहाँ के लिए निकलता हूँ। लेकिन धीरज, कल यूएस वाली क्लाइंट के साथ तुम्हारी एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है। हाँ जयराज, वो तो मैं भूल गया। एक काम करो, तुम बेंगलुरु के निकल जाओ और वहाँ के कमिश्नर से बात करके देखो, मैं यूएस निकल जाऊँगा। ठीक है, मैं अभी निकलता हूँ। जयराज बाहर निकल जाता है। वो बाहर निकलकर जिया को कॉल करता है। हेलो। हाँ, क्या कर रही हो? कुछ नहीं, क्लास अटेंड कर रही थी। कुछ काम है तुम्हें क्या? हाँ, वो तुम्हें कुछ बताना था। क्या? मैं बेंगलुरु जा रहा हूँ। बेंगलुरु? लेकिन अचानक से तुम्हारा प्लान कैसे बन गया? कुछ इम्पोर्टेंट काम है क्या? हाँ, तभी तो जा रहा हूँ। उसके बाद सीधे घर के निकल जाता है। जयराज वहाँ से सीधे बेंगलुरु के लिए निकल जाता है। इधर प्रिंसिपल ने स्कूल के में सारे टीचर्स को इकट्ठा करते हैं और गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। हमारी स्कूल की ट्रिप
जयपुर सारे बच्चों को जयपुर लेकर जा रहे हैं। ऐसे अचानक ट्रिप के बारे में सुनकर सारे बच्चे खुश और एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन जयपुर का नाम सुनकर जिया के माथे पर पसीना आ जाता है। क्या हुआ, तुम ठीक हो? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। तुम्हारे चेहरे पर घबराहट है, पसीना क्यों आ रहा है? नहीं नहीं निधि, गर्मी लग रही होगी। अच्छा, नवंबर के महीने में तुम्हें गर्मी लग रही है? हाँ, वो मैं बाहर टहल कर आती हूँ, मुझे अच्छा फील होगा। ठीक है, तुम बाहर घूम आओ। हम तो तक पिकनिक की सारी डिटेल जान लेते हैं। छोटे बच्चों को लेकर हमें भी बिठा कर ले ही जाएंगे। जी हाँ, बाहर जाकर सीधे बाथरूम की तरफ चली जाती है। बाथरूम में जाकर अंदर से गेट बंद कर रोने लग जाती है। आई एम सॉरी पापा, मैंने आपको बहुत तकलीफ़ दी है। सॉरी दादी माँ, आप मेरे कारण इस दुनिया से चली गई। प्लीज़ आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिएगा। 4 साल से मैं इस गिल्ट में जी रहा हूँ। मैं दोबारा वहाँ पर नहीं जाऊँगी। मैं कभी जयपुर नहीं जाऊँगी। किस मुंह से जयपुर जाऊँ? मैंने खुद की नादानी में ही सब कुछ बिगाड़ दिया। वो स्टेशन पकड़ते हुए वो तेज़ रोने लग जाती है। तभी उसकी मोबाइल की घंटी बजती है। पर्स में से मोबाइल निकाल कर देखती तो जयराज का फ़ोन था। अपने आंसुओं को साफ करके वो कॉल रिसीव करती है। हेलो, क्या हुआ जिया, तुम रो रही हो क्या? नहीं नहीं, तुम मैं कहाँ रही हूँ? तुम मुझसे झूठ बोलने की कोशिश कर रही हो। जिया उसे रोते हुए पिकनिक पर जाने वाली सारी बातें बताती है। तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम टेंशन मत लो, आज शाम में वापस आ रहा हूँ। नहीं नहीं जयराज, मैं ठीक हूँ और मैं जयपुर नहीं जाऊँगी, इसलिए तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तभी बाहर से निधि गेट खटखटाती है। जिया क्या हुआ? कुछ 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 नहीं, हम आ रहे हैं। जयराज, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, बाय। जिया दरवाज़ा खोलते हुए बाहर आती है। क्या हुआ, तुम ठीक हो? हाँ हम ठीक हैं। तो चलो, प्रिंसिपल सर तुम्हें बुला रहे हैं, चलो। जिया और निधि दोनों वहाँ पर पहुँचते हैं। कल हमारी स्कूल से 3 बस जाएगी और आप सब टीचर्स अपने अपने क्लास के बच्चों का ध्यान रखते हुए उसमें बैठेंगे और सबके साथ भी आप लोगों को जाना होगा। इज़ डैट क्लियर? यस सर। एक्सक्यूज़ मी सर। हाँ मिस जिया। सर मैं जयपुर नहीं जा पाऊँगी। क्यों जिया, कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर, बस मैं ऐसे ही जाना नहीं चाहती हूँ। जिया, हम आपसे पूछ नहीं रहे हैं, बल्कि बता रहे हैं। कोई बहाना नहीं चलेगा। अगर आप नहीं जाएंगे तो आपकी क्लास के बच्चे को ध्यान कौन रखेगा? सर कोई और मैम। सारे मैम के क्लासेस के बच्चे हैं, कोई किसी का ध्यान नहीं रखता, इसलिए आपकी क्लास के बच्चे को आपको ही ध्यान रखना होगा। इसलिए अभी इस बात पे कोई बहस नहीं। जिया कुछ बोल नहीं पाती है। आप सब अपने अपने क्लासरूम में जाइए। आज के समय में जिया और निधि बाहर कैंटीन में बैठे रहते हैं। जिया अभी भी किसी के ख्यालों में खोई हुई थी। निधि उससे कुछ पूछ रही थी, लेकिन वो जवाब ही नहीं दे पाती थी। नहीं तो हमेशा वो पटर पटर बोलती ही रहती थी। जिया, हम तुमसे बात कर रहे हैं, तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो? मुझसे क्या क्या कह रही तुम? मैं जो कह रही थी वो कह रही थी, तुम ये बताओ तुम इतनी अपसेट क्यों हो? नहीं, हम कहाँ अपसेट है। जिया क्या हुआ है?
और तुम ये बताओ, तुम जयपुर क्यों नहीं जाना चाहती थी? बस ऐसे ही। चलो ना, हमें ना बहुत पसंद है, बहुत सुना है जयपुर के बारे में कि वो गुलाबी नगरी है, वहाँ पे राजा महाराजा रहते थे। चलो ना, हम पहली बार दिल्ली से कहीं बाहर जाएंगे ना। चलो ना। हाँ, अब तो जाना ही होगा। जब से मैं गांव से आई हूँ तब से मैं यहीं पर हूँ, आज तक कभी बाहर नहीं गई हूँ। हम तो बहुत खुश होने वाले हैं। निधि आने वाले ट्रिप के बारे में सोचकर खुश हो रही थी। तुम्हें पता है कल ही निकलना है, 2 दिन की ट्रिप है। कल सुबह निकलेंगे, शाम तक पहुँचेंगे। फिर परसों घूम घाम के तीसरे दिन सुबह ही निकलेंगे। बहुत ही मज़ा आएगा। हाँ मम्मा, मुझे भी जयपुर जाना है। रिशु भी एक्साइटेड होते हुए बोलता है। हाँ बच्चा, आप भी चलना, खूब मज़े करेंगे। जिया उन दोनों के एक्साइटमेंट देखकर कुछ नहीं बोलती है। दीदी, मैं तुम्हें अपनी सच्चाई बताकर परेशान नहीं करूँगी निधि। पहली बार तुम्हारे चेहरे पे इतनी खुशी आई है, और मैं तुम्हें कुछ भी बताकर दुखी नहीं कर सकती हूँ। क्या हुआ मासी, अब कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? कुछ नहीं बेटा, मैं सोच रही थी कि आज शॉपिंग पे चलते हैं, अच्छे अच्छे ड्रेस लेते हैं। हाँ हाँ, हम शॉपिंग पे चलेंगे। मम्मा, मुझे भी न्यू ड्रेस चाहिए। हाँ बेटा, ले लेंगे। पहले आप अभी क्लास में जाकर अच्छे से पढ़ाई करोगे तो मम्मा आपको अच्छी सी ड्रेस दिलवाएगी। ओके मम्मा, ये शुगुर बच्चा है, वो अच्छी तरह से पढ़ाई करेगा। जी हाँ, चलो क्लास चलो, लंच ओवर हो गया। चलो, दोनों अपने अपने क्लास की तरफ चल देते हैं। धीरज का ऑफिस। हेलो हेलो रब्बी, जल्दी से मेरी कैबिन में आओ, 5 मिनट के अंदर। यस सर। यूएस वाले क्लाइंट का क्या हुआ? आज शाम को मीटिंग थी ना सर, उन्होंने मीटिंग पोस्टपोन कर दी। अब मीटिंग परसों शाम को होगी। व्हाट? और तुम मुझे अभी बता रहे हो? तुम्हें पता नहीं ये डील हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है? तुम ऐसी लापरवाही वाले काम कैसे क्यों करते हो? सर मुझे कुछ नहीं, मुझे तो खुद ही सुबह मेल मिला था। और पता है सर, उन्होंने डेस्टिनेशन भी चेंज कर दिया है। रवि डरते हुए बोलता है। डेस्टिनेशन चेंज कर दिया है मतलब? सर, उन्होंने मीटिंग दिल्ली की बजाय जयपुर में कर दिया है। वो लोग घूमने के लिए निकल गए हैं। फॉर ट्रिपिस। ये कैसा बकवास है? एक काम करो, तुम उन्हें मना करो, मुझे कोई मीटिंग उनके साथ करनी ही नहीं है। तो मीटिंग को पोस्टपोन किया, ऊपर से डेस्टिनेशन भी चेंज कर दिया। दूसरे की टाइम की वैल्यू है ही कि नहीं उनके पास? कह देना उनसे, सिंह एम्पायर उनके साथ कोई डील भी नहीं करना चाहता है। ओके ओके सर। रवि बाहर जाकर क्लाइंट को कॉल करने की बजाय मिस्टर सिंह को कॉल करता है। हाँ रवि, बोलो, क्या हुआ, कोई दिक्कत है क्या? सर धीरज सर गुस्से में आ गए हैं। क्यों, क्या हुआ? सर, वो जो यूएस वाले क्लाइंट के साथ मीटिंग करना था ना, वो उन्होंने पोस्टपोन कर दिया और जगह भी चेंज कर दिया। तो इसीलिए धीरज सर ने गुस्से में मीटिंग करने से ही मना कर दिया है। अच्छा, एक काम करो, तुम मीटिंग की तैयारी करो और एक वार्निंग मेल भी भेज देना। ये गलत चीज़ होती है, किसी की टाइम की वैल्यू होना चाहिए। मैं धीरज से बात करता हूँ। ओके सर। धीरज के फ़ोन पर मिस्टर सिंह का कॉल आता है। हेलो, हाँ डैड। ये मैं क्या सुन रहा हूँ धीरज? तुमने मीटिंग के लिए मना कर दिया है? इस रवि के बच्चे को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, हर बार डैड को बता देता है। उसे मत कोसो, उसे मैंने इसी चीज़ के लिए रखा हुआ है। उसे कहा है तुम्हारी जो मूड स्विंग होते वो झेलने से पहले वो मुझे हर चीज़ को बता दे।
डैड, जब आपको पता है मैंने मीटिंग कैंसिल कर दिया है, तब आपको ये भी पता होगा कि उन्होंने क्या किया है और मैंने मीटिंग कैंसिल क्यों किया है। उन्होंने एक तो मीटिंग पोस्टपोन की और ऊपर से जयपुर, यहाँ से 4 घंटे की दूरी है। हाँ, तो क्या हो गया? तुम जयपुर चले जाओ। जब तुम बेंगलोर में थे तब से तुम इस प्रोजेक्ट का प्रिपरेशन कर रहे हो। बड़ी-बड़ी कंपनियाँ उनके साथ डील करना चाहती हैं, लेकिन उन्होंने हमारी कंपनी को चुना है और तुम इस बात के लिए मीटिंग के लिए मना कर रहे हो कि उन्होंने मीटिंग दिल्ली की बजाय जयपुर में रख दिया है। डैड, उन्हें हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है। हम क्या यहाँ पे खाली बैठे हुए हैं? नहीं धीरज, बात ऐसी है, काम के समय में गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। ये चीज़ सोच कर चलो, ठीक है? उनसे अभी हमें प्रोजेक्ट लेना है, तो उनकी कुछ बातें माननी होगी। अगर तुम मीटिंग नहीं करोगे तो उसका कुछ नहीं जाने वाला है, नुकसान हमारा होगा। इसलिए तुम कल जयपुर जा रहे हो। डैड, जा रहे हो तो मतलब जा रहे हो। आपसे तो कुछ कहना ही बेकार है। आ रहा हूँ मैं घर। रवि के पास मिस्टर सिंह का फोन आता है। हाँ रवि, ठीक है, ठीक ठीक है सर। वो मीटिंग की तैयारी करने लग जाता है। जिया, निधि और रिसु तीनों शॉपिंग के लिए चले जाते हैं। बच्चों के सेशन में निधि रिसु के लिए कपड़े सिलेक्ट कर रही थी। उसी मॉल में पूजा भाभी भी शॉपिंग करने के लिए आई थी और साथ में परी भी थी। परी जब निधि को देखती है तो वो दौड़कर उसके पास चली जाती है। आंटी, कैसी हैं आप? निधि अचानक से किसी बच्चे को अपने सामने देखकर चौंक जाती है। एक पल के लिए तो वो चेहरा भी भूल गई थी। हाँ बेटा, मैंने आपको पहचाना नहीं। आंटी, आंटी, आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं चाचू की परी। परी? निधि कुछ पल सोचती है, फिर उसे याद आता है। ओह बेटा, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? मम्मा कहाँ है आपकी? मम्मा तो वो रही। निधि को पूजा भाभी भी दिखाई देती है आते हुए। निधि, तुम यहाँ कैसी हो? मैं ठीक हूँ भाभी, आप बताइए। शॉपिंग के लिए आई हो? हाँ भाभी, इसके लिए कुछ कपड़े लेने थे। किसके लिए? और तुम बच्चों के सेशन में क्या कर रही हो? हम भी कपड़े कपड़े ही ले रहे हैं भाभी। मुझे पता है तुम पतली दिखती हो, लेकिन इतना भी नहीं कि तुम्हें बच्चों वाले कपड़े आ जाए। भाभी, आप कुछ भी बोल रही है। तभी वहां पर जिया और यशु आते हैं। मम्मा देखो ना, ये टी शर्ट कैसा लग रहा है रिसु पर? बहुत प्यारा लग रहा है बेटा। और कोई देख लो। अब पूजा भाभी रिसु को देखती है। ये तुम्हारा बेटा है? हाँ भाभी। ओह, बहुत बहुत प्यारा है। थैंक यू भाभी। पूजा भाभी का तो मन ही टूट गया था। ये बच्चे का चेहरा इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? ये थोड़ा थोड़ा धीरज भैया के जैसा लग रहा है। वैसा ही रंग, वैसे ही आंखें। नहीं नहीं, मैं गलत सोच रही हूँ। ये और धीरज भैया, क्या ही मैं सोच रही हूँ। लेकिन दोनों जिस तरह से पार्टी में डांस कर रहे थे, लगता है जैसे इनका पूरा कनेक्शन हो सकता हो भैया इन्हें पसंद करते हो। नहीं नहीं, मुझे इस तरह की बातें नहीं सोचना चाहिए। क्या हुआ भाभी? पूजा भाभी मन ही मन अनेकों ख्याल सोचे जा रही थी। नहीं नहीं, कुछ नहीं। बहुत अच्छा बेटा है तुम्हारा। हाँ भाभी, अगर मुझे पता होता कि आप यहाँ पर मिलने वाली हैं
तो मैं आपकी साड़ी यहीं पर लौटा देती। अरे नहीं, कोई नहीं, उसे तुम ही रख लो। वैसे भी उसका ब्लाउज़ मुझे फिटिंग के नहीं आती है और मैं उसे किसी और को देने वाली ही थी। मैंने उसे एक बार ही पहना है, जब शादी के बाद नई-नई पहना था। तब तो मैं पतली थी और इसके होने के बाद देह शरीर भर गया है। इसलिए तुम उसे मेरी तरफ से गिफ्ट समझ कर रख लो। भाभी साड़ी बहुत महँगी हो। निधि, गिफ्ट महँगा और सस्ता नहीं होता है, देने वाले का दिल देखा जाता है। और वैसे भी मैं तुम्हें पुराने कपड़े दे रही हूँ। नहीं भाभी, वो तो बिल्कुल नहीं है। कोई बात नहीं, रख लो, कभी-कभार पहन लो, तुम पहनोगी तो मुझे अच्छा लगेगा। क्या तुम मुझे ये टॉयज़ दे सकते हो? ऋषु के हाथ में कोई खिलौना था, जो परी को पसंद आ जाता है। नहीं, मैं अपना टॉयज़ तुम्हें क्यों दूँ? ऋषु अपना टॉयज़ किसी के साथ शेयर नहीं करता है। सब दोनों बच्चे को देखने लग जाते हैं। गलत बात है ऋषु। दीदी आपसे टॉयज़ माँग रही है, दे दो ना। आप तो गुड बॉय हो ना? यस मम्मा, लेकिन ऋषु को ये टॉयज़ पसंद है। आप दूसरा ले लो, दूसरे भी तो होंगे ना यहाँ पर। ये खिलौना परी को दे दो। ऋषु एक बार गौर से खिलौने को देखता है और परी को दे देता है। अच्छा, तो ये है तुम्हारी भाभी? जिया उन दोनों को देखते हुए बोलती है। हाँ, यही है भाभी। जानती हो ये कौन है? ये जो वो खड़ूस धीरज सर है ना? हाँ, स्कूल का डीन। हाँ, उन्हीं की भाभी है। जी, मैं उन्हीं की भाभी हूँ। नहीं, हम दोनों तो ऐसे ही कह रहे थे। अच्छा, ठीक है, मैं चलूँ? नहीं, निधि मुझे लेट हो रहा है, मैं जा रही हूँ, तुम लोग एंजॉय करो। ओके भाभी, बाय। दोनों के दोनों ही ऑकवर्ड फील कर रहे थे उनके सामने। पूजा भाभी उन दोनों को इस तरह से देखकर चली जाती हैं। इसका मतलब तुम उस दिन इनके घर के पार्टी में गई थी? हाँ, और उसी खरूस का बर्थडे था। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? अरे हमें वो तो बताने का मौका ही नहीं मिला। वैसे अच्छा लगा भाभी से मिलकर। हम्म। अगले दिन दोनों उठकर तैयार होने लग जाते हैं, लेकिन जिया अभी भी बिस्तर पर लेटी हुई थी। जिया, उठो ना। तुम्हें तो रात को नींद नहीं आती और सुबह को तुम्हारी आंख नहीं खुलती है। अब उठो, जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाओ। 8 बजे हमें स्कूल पहुंचना है। 9 बजे स्कूल की बस निकल जाएगी। जिया जैसे ही जयपुर का नाम सुनती है, फिर से उसकी आंखों से आंसू गिरने लग जाते हैं, लेकिन वो चादर के अंदर ही अपने आंसू छुपा लेती है। निधि, तुम नाश्ता बना लो, हम तैयार होने जा रहे हैं। हमने नाश्ता पहले ही बना लिया है और रास्ते का खाना भी तैयार कर लिया है। बस तुम जल्दी से उठकर तैयार होकर मेहरबानी कर दो। जी। जिया चुपचाप उठकर तैयार होने के लिए जाती है। पता नहीं इसका जयपुर का नाम सुनते ही चेहरे पे 12 क्यों बज जाते हैं। इतना अच्छा तो शहर है। अब पता नहीं इसे क्या हो रहा है। इससे तो बाद में बात करेंगे, पहले रिसु को तैयार करना होगा। रिसु निधि रिसु को तैयार करने के लिए चली जाती है। प्रिंसिपल अपने बेटे राहुल को कॉल करता है। देखो राहुल, मैंने जयपुर जाने का सारा इंतजाम कर दिया है। अब तुम्हें जो भी करना है जयपुर में ही करना है और एक बार में ही करना है। मुझे बार बार झंझट नहीं चाहिए और कहीं भी मेरा नाम नहीं आना चाहिए, ना ही तुम्हारा नाम। मुझे भी इस निधि से बदला लेना है, इसलिए तुम्हारा साथ दे रहा हूँ। जो भी करना फुल प्लानिंग के साथ करना। मैं फ़ोन रख रहा हूँ, बाय। और अगर किसी मुसीबत में पड़ जाना मुझे कॉल मत करना। डैड डोंट वरी, कुछ नहीं होगा, ठीक है?
वो कॉल कट देता है। अब उस निधि को पता लगा कि उसने किसने पंगा लिया है। अब देखता हूँ जयपुर में तुम्हें कौन सा डीन बचाने आता है। अब तुम खुशी खुशी मेरे कदमों में झुकोगी मैडम जी। राहुल फिर ज्ञान को कॉल करता है। हेलो ज्ञान, सारा इंतजाम हो गया? हाँ राहुल, सब इंतजाम हो गए हैं। यहाँ पर ज्ञान चौधरी को मना करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। यहाँ पर पिंजरा तैयार है, बस चिड़िया को फंसाना बाकी है। चिड़िया भी बस आने वाला ही है ज्ञान, तब तो बड़ा मजा आएगा। इस बार मैंने सबके मजे का इंतजाम किया है। अपने दोस्तों को भी बुला लेना। ठीक है। निधि और जिया स्कूल पहुँचते हैं। बस पहले से ही खड़ी थी और सब बैठे हुए रहते हैं। बस इन तीनों का ही आना बाकी रह गया था। ये तीनों जैसे ही बस में चढ़ते हैं बस चल पड़ती है और तीनों बैठकर निकल जाते हैं एक नई मुसीबत की ओर। इधर धीरज भी सोकर उठता है। डाइनिंग टेबल पर सब नाश्ते पर उसका इंतजार कर रहे थे। वो तैयार होकर नीचे आता है। धीरज, तुमने भी पीपीटी बना लिया था एक अच्छा सा ना? हाँ डैड, सब ऑलमोस्ट डन है। अब टेंशन मत लो, सब अच्छे से हो जाएगा। धीरज नाश्ता करके सबका आशीर्वाद लेकर बाहर जाने लगता है। धीरज। हाँ दादी माँ, ये लो दही शक्कर खा लो, तुम्हारा मीटिंग अच्छा जाएगा। दादी माँ, मीटिंग कल है, आज नहीं। कोई बात नहीं बेटा, घर से तो तुम अभी निकल रहे हो ना, खा लो। वो दादी माँ की बात मानकर एक चम्मच दही चीनी खा लेता है और जयपुर के लिए निकल जाता है। वो अपने गाड़ी से बाय रोड जयपुर के लिए निकलता है रवि के साथ। निधि के बस मन्नत ढाबा पर रुकती है। सब नीचे उतर कर फ्रेश होने जाते हैं। उसके बाद खाना खाकर फिर से सब बस में बैठ जाते हैं और बस अपने गंतव्य की ओर निकल जाती है। अब सबको नींद आने लगती है तो सब एक दूसरे के ऊपर सर रख कर सो जाते हैं। निधि भी रिशु भी निधि के गोद में ही सो जाता है, लेकिन निधि नहीं सोती है। वो बाहर से खूबसूरत को नज़ारे को देख रही थी। पहली बार उसे दिल्ली शहर से बाहर निकलने का मौका मिला था, इसलिए वो खुश थी। वो इन्हीं छोटी छोटी खुशियों में खुश हो जाती थी। उसे बाहर का नज़ारा देखने में बहुत मज़ा आ रहा था। वो कब देखते देखते उसकी आंख लगी उसे पता ही नहीं चला। और उसका दुपट्टा खिड़की से उड़कर सीधे किसी की गाड़ी के शीशे पर जाकर अटक जाता है। जिसके गाड़ी पर दुपट्टा अटकता है उसका एक्सीडेंट होते होते बचता है। धीरज की गाड़ी लहरा रही थी और एकदम से वो साइड में ले जाकर गाड़ी को रोकता है और गुस्से से गेट खोलकर बाहर निकलता है। व्हाट द हेल इज दिस? लोगों को जब कपड़े संभालते जिस तरह के पहनते क्यों है? वो सामने देखता है तो एक तेज रफ्तार से बस चली जा रही थी। गुस्से से दुपट्टे को लपेटकर गाड़ी के बैक सीट पर फेंक देता है। सर शांत हो जाइए, गलती से आ गया होगा, अब प्लीज गुस्सा मत होइए। रवि बेचारा डरते हुए बोलता है, तुम तो चुप ही रहो डैड के चमचे। मेरा ना 1% भी यहाँ आने का मन नहीं था, लेकिन तुम्हारी वजह से मुझे आना पड़ रहा है। सॉरी सर। फिर वो गेट खोलकर अंदर बैठ के गाड़ी स्टार्ट करके निकल जाता है। उसे ड्राइविंग पसंद थी, इसलिए रवि को बगल में बिठाकर खुद ही ड्राइव करता रहता था। निधि के बस एक धर्मशाला के जाकर रुकती है। सब उतार अपनी आड़ी दिखाकर अंदर चले जाते हैं। सब थके हुए रहते हैं। धर्मशाला में खाना मंगवाकर खाकर सब सो जाते हैं, क्योंकि सबको कल घूमने जाना था, इसलिए सब जल्दी ही सो जाते हैं। लेकिन रिशु को नींद ही नहीं आ रही होती है। उसने तो अपनी नींद बस में ही पूरी कर ली थी। निधि उसे सुला रही थी, लेकिन वो बस क्वेश्चन आंसर का गेम खेल रहा था। अम्मा, डैडा भी आएंगे कल यहाँ पर? रिशु, मैं आपको कितनी बार समझाऊं, वो आपके डैड नहीं है। सॉरी मम्मा। अंकल आएंगे यहाँ पर?
नहीं बेटा, वो क्या करने आएंगे यहाँ पर? यहाँ पर तो बच्चे पिकनिक के लिए आए हैं ना, वो क्या करने आएंगे यहाँ पर? बड़ों को क्यों बुलाएंगे? चलो सो जाओ, कल घूमने भी जाना है ना। ओके मामा, गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। निधि भी उसे अपने बाहों में भरते हुए आंखें बंद कर लेती है और नींद में चली जाती है। लेकिन जिया की आंखों से नींद कोसों दूर थी। मैं कल कोई बहाना बनाकर धर्मशाला से बाहर निकलूंगी। अगर बाहर निकल गई मैं तो वापस दिल्ली नहीं जा पाऊंगी। हाँ, यही ठीक रहेगा। जिया कैसे भी करके सोने की कोशिश करती है। आज जराज का फ़ोन भी नहीं आया था, वो भी शायद अपने काम में व्यस्त था, इसलिए कॉल नहीं कर पाया। जिया अपनी परेशानी किसी को बता नहीं पा रही थी। धीरज भी अपने होटल पहुंच अपने रूम में जाकर आराम करने लग जाता है। रवि अपने रूम में चला जाता है। आने वाले तूफान से सब बेखबर होकर चैन की नींद सो रहे थे। हरे हमारे दोस्तों, तो आज का भाग यहीं ख़त्म हो गया। मिलते हैं जल्दी नए भाग के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।